इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, केमिकल एनर्जी की, इनके बीच में क्या रिलेशन है और कैसे हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल। दूसरे वर्ड्स में दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसमें हम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन लेंगे और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो सकती हैं, उनसे हमने बिजली बनानी है और फिर उस बिजली का यूज करना है फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आगे मूव करते हैं तो एक वर्ड है यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है, दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयंस में डिसोशिएट हो जाए, कब, जब मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूँ। दो कंडीशन है, या तो उस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर उस सब्सटेंस की मोल्टन फॉर्म होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मैंने इसकी एक्वस फॉर्म ली और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ठीक है, तो ये आयंस में अगर टूट जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर ये आयंस में नहीं टूट पाता है, दो सब्सटेंस विच डजंट डिसोशिएट इनटू आयंस, उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल हो गया शुगर, यूरिया, ग्लूकोज। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जैसे कि मेरे पास सब्सटेंस है और ये पूरे का पूरा ही आयंस के अंदर टूट जाए, अगर कोई सब्सटेंस 100% आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाता है तो उसे हम बोल देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड आ गए, स्ट्रॉन्ग बेस आ गए, सोल्ट आ गया, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, विच डजंट डिसोशिएट पार्शियली, जिनका एक बहुत थोड़ा सा पोर्शन, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका थोड़ा सा पोर्शन ही आयंस के अंदर टूट पाता है, तो इसे मैं क्या कह दूंगा भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट कह दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक बात याद रखना है, एक शॉर्टकट याद रखना है आप लोगों ने, पैनिक। पैनिक, पैनिक, पैनिक का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम लोग बोलते हैं एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे एनोड बोल लेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कैथोड बोल लेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसे एनोड बोल दिया और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है इसे कैथोड बोल दिया। इसके बाद होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसे कहा जाता है, दो सब्सटेंस विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। दो तरह के कंडक्टर होते हैं, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। मेटालिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसे कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है तो इनका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और इसमें आयंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है तो इनका दूसरा नाम होता है आयोनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, उसमें सब्सटेंस को डीकंपोज होना नहीं पड़ता, डिसोशिएट होना नहीं पड़ता। जैसे आयरन है, अगर आप आयरन में से करंट पास कराओगे तो आयरन का टूटना जरूरी है क्या, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बट अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान के चलो आप NaCl में से करंट पास कराना चाहते हो तो इसको आयंस में टूटना ही पड़ेगा। जब ये आयंस में टूटेगा तभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा सकती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय द डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेटालिक कंडक्टर में द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेटल्स के पास होते हैं कर्नल्स, पॉजिटिवली चार्ज होल्स होते हैं, इनको कर्नल्स बोलते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने पे कर्नल वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो में रेजिस्टेंस आ जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं किसी आयनिक कंडक्टर की बात करूं और उसमें मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है और उसकी कंडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, डिकम्पोजिशन बढ़ती है, बहुत स्पीडली आयंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों है ऐसा, बिकॉज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन डिसोसिएशन और डिक्रीज इन इंट्रायनिक अट्रैक्शन। मेटालिक कंडक्टर में से आप लो वोल्टेज का करंट भी पास करा सकते हो, हाई वोल्टेज का करंट भी पास करा सकते हो। ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में से आप सिर्फ लो वोल्टेज का करंट ही पास करवा सकते हो। एग्जांपल हो गया आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इधर एग्जांपल हो गई NaCl, NaOH। आगे मूव करते हैं, सेल किसे कहते हैं। सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की दूसरी फॉर्म में। दो तरह के सेल हैं, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसे तो इलेक्ट्रोलिटिक को भी इसी के अंदर कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम आप बोल सकते हो डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, है ना। ये सब सेल क्या होते हैं, जो C2E करते हैं, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। और ये क्या करता है, E2C, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका शॉर्टकट याद रखिए आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का लोन। लोन, लोन का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जहां पर भी देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है तो लोन लेना है। इधर करंट का यूज हो रहा है, जहां पर भी कंजप्शन हो वहां पर क्या होगा बेटा, पैनिक होगा। क्या होगा वहां पर, पैनिक। क्या मतलब होता है पैनिक का,
पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। पॉजिटिव क्या होगा, एनोड होगा, और नेगेटिव क्या होगा बेटा, कैथोड होगा। इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस से तभी तो बिजली बन रही है। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ रहा है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। अब यहाँ पर दो बीकर होते हैं, तो दो बीकर को जोड़ने के लिए हमें सोल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। इसमें किसी भी सोल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें किसी एक्सटर्नल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर तो बिजली बना रहे हैं ना, इधर एक्सटर्नल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। आगे मूव करते हैं, सोल्ट ब्रिज क्या होता है। सोल्ट ब्रिज आप सबने देखा होगा, एक डिवाइस होता है जो यू शेप का होता है। एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब होती है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पाया जा सकता है, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, K2SO4, और साथ में एक पॉलीसैकेराइड होता है अगर। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इसमें फिल कर दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो इन दोनों बिकर्स को जोड़ता है। दूसरी बात, इन इलेक्ट्रोलाइट की पासेज को प्रिवेंट करता है, जिंक सल्फेट को इधर नहीं जाने देता, कॉपर सल्फेट को इधर नहीं जाने देता। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है ना, बैलेंस बना के रखता है। आगे मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका नाम गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेइक सेल है। एग्जांपल जो हम पढ़ रहे हैं बेटा इसका, जिंक कॉपर सेल पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग दो बिकर लेंगे, एक में हम लोग लेंगे जिंक की रोड, एक में लेंगे कॉपर की रोड। जिंक को डुबो दिया जिंक सल्फेट में, कॉपर को डुबो दिया कॉपर सल्फेट में, और फिर यहाँ पर एक वायर लगा दी और वोल्ट मीटर लगा दिया, या कुछ और। वोल्ट मीटर तो चलो वोल्टेज का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए है। आप एमीटर भी लगा सकते थे, आप इधर बल्ब भी लगा सकते थे, सो दैट कि देख सको यार कितना करंट इधर से पास हो रहा है कितना नहीं। ये हो गया दो बिकर, दो मेटल, उन मेटल को उनके सॉल्यूशन में डाल दिया, और फिर क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया आप लोगों ने एक सोल्ट ब्रिज से। इसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टकट आप लोगों ने क्या रखना है, लोन। क्या रखना है आप लोगों ने इसके लिए, लोन। क्या होता है लोन, लोन का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन होने वाली है, और एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये लेफ्ट साइड है, इधर होगी ऑक्सीडेशन, ये राइट साइड है, इधर होगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट आएगा इधर थ्रू द वायर। क्लियर है, बस यही है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो जिंक मेटल है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देगी, तो जिंक इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम है वो ये कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में आपको पता है कि ये होगा Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो इधर ये Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, कॉपर। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। इन दोनों को मैं कट कर दूंगा तो ये बन जाएगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, और इधर Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। देखो जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, जिंक इलेक्ट्रॉन देके क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव। इधर जिंक 2 पॉजिटिव के आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इधर कॉपर 2 पॉजिटिव तो चिपक रहा है, तो इधर कौन से आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, SO4 के 2 नेगेटिव। इधर SO4 2 नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा है, इधर जिंक 2 पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा है, तो चार्ज इम्बैलेंस हो रहा है। इधर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा, इधर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा, तो इस चार्ज को बैलेंस करने का काम करता है सोल्ट ब्रिज। कई बार क्वेश्चन आता है कि यार ये KCl ही क्यों ले रहे हो। KCl एक फास्ट इलेक्ट्रोलाइट है विद सेम मोबिलिटी, है ना, फास्ट इलेक्ट्रोलाइट है, जल्दी जल्दी आयंस में टूटता है, और इसकी मोबिलिटी सेम है, आयंस के मूव करने की जो स्पीड रहती है बेटा वो सेम रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे आपने कोई भी एक रोड ले ली, आपने उस रोड को उसी के सॉल्यूशन में डाल दिया, आपने उस रोड को डाल दिया उसी के सॉल्यूशन में, तो क्या होगा भाई, आपने उस रोड को डाल दिया उसी के सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोड विद इट्स सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रोड का उसके सॉल्यूशन के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। या फिर दूसरे वर्ड्स में इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। अगर कोई सिर्फ दे रहा है, अगर हम सिर्फ देने की टेंडेंसी की बात करें तो ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बात करें तो ये है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। उसको उसके सॉल्यूशन में डाल के रखना है। और अगर सारी कंडीशन स्टैंडर्ड है तब आप चेक कर रहे हो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी या देने की टेंडेंसी, उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट्स ऑन सॉल्यूशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, कंडीशन क्या होगी बेटा, स्टैंडर्ड होंगी। सर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक, कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर। ये सारी कंडीशन है, ठीक है। इन सारी कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेजर किया जाए तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज शी। शी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ इस तरह का सेटअप होता है, हमारे पास एक बिकर होता है, उस बिकर में ये है आउटर ग्लास ट्यूब, ये है एक इनर ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर हम डालते हैं प्लेटिनम की वायर, और नीचे डालते हैं प्लेटिनम का फॉइल जिसके ऊपर कोटिंग की गई है प्लेटिनम ब्लैक की, और फिर यहाँ से साइड से हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, कहाँ पर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
और इसके अंदर आपने फिल कर रखा है 1 मोलर HCl सोल्यूशन। किसको फिल कर रखा है? 1 मोलर HCl के सोल्यूशन को फिल कर रखा है। बस ये जो प्लेटिनम फॉइल है इसका काम क्या है? ये अपना सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। ये जो प्लेटिनम फॉइल है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब इनर्ट मेटल है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये सिर्फ अपना सरफेस प्रोवाइड करती है कि चलो भाई रिएक्शन को हो जाने देते हैं। डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, है ना। और हाइड्रोजन का C का खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसकी खुद की वैल्यू हमेशा 0 होती है। बाकी इस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है। एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। एनोड की तरह काम करे इट मीन्स इस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड की तरह काम करे इट मीन्स इस पर रिडक्शन हो रही है। तो जैसे एनोड की तरह काम किया तो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2H पॉजिटिव बन गया। कैथोड की तरह क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, 2H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये क्या बन गया? H2। अब हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड की वैल्यू कैलकुलेट की, है ना। और एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि IUPAC ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया है। हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या मान के चलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के चलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू निकाल ली और उनको अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। याद करने की ट्रिक क्या है? लीटा, कार, आड़ी, जमी, फनी, पंजाबन है, क्यूट, अंग्रेजन, भारत आई, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट में। लीटा लिथियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, लेड, ये हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन से ऊपर सबकी नेगेटिव वैल्यू है और नीचे सबकी पॉजिटिव वैल्यू है। नीचे लिख सकते हो फ्लाइट में फ्लोरीन, और फ्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है? +2.87 वोल्ट। ये क्या है? जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ तो बेटा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इनके लिए एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, या कह लीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है तो E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, और E0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या कह लीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, या फिर एक ऐसा फॉर्मूला जो कभी भी गलत ही नहीं होगा। वैसे तो सारे फॉर्मूला सही है बट ये कभी भी गलती होने वाला। E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, RO करके याद रख सकते हो। RO है ना, पानी साफ करना है ना, वैसे RO यहाँ पे सेल को साफ कर देना है, बढ़िया से सेल का पोटेंशियल निकालना है। RO E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। अब एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ सेल नोटेशन क्या होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा सेल हम लोगों ने बनाया था जिसमें इधर ऑक्सीडेशन हो रही थी, इधर रिडक्शन हो रही थी, इधर सॉल्ट ब्रिज था। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है, राइट साइड में रिडक्शन होती है। तो सेल नोटेशन क्या होता है? पहले ऑक्सीडेशन और इस साइड रिडक्शन। ये जिंक से जिंक टू पॉजिटिव हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर हो रहा है तो ये रिडक्शन है। आप लोगों ने 11th क्लास में सुना होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑयल। क्या याद रखना है इसके लिए? ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन क्या होता है बेटा? रिग मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इसमें लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो मतलब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। रिडक्शन में गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने वाला है। अच्छा, जैसे कि हमें एक रिएक्शन दे रखी है Zn प्लस Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu, यहाँ से हमें E0 सेल निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? कंपेयर कर दो जिंक को जिंक के साथ और कॉपर को कॉपर के साथ। तो अगर आप इसका E0 सेल निकालोगे कैसे होगा? E0 सेल E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसने शो? अच्छा, ये 0 से +2 है, 0 से +2 है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, और ये +2 से 0 है बेटा तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन। E0 रिडक्शन। रिडक्शन किसने शो की है? रिडक्शन यहाँ पर शो की है दादा कॉपर ने, और कॉपर का पोटेंशियल कितना है? 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन किसने शो की है? जिंक ने। जिंक कितना है? -0.76 वोल्ट। यह आ जाएगा 0.34 प्लस 0.76, इसको सिंपल आउट करेंगे तो 1.10 वोल्ट हो जाएगा। तो याद रखिए अगर कभी भी सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव है इट मींस वो सेल पॉसिबल है और वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसकी दूसरी एप्लीकेशन आती है प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है? जिसका सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आए वही सेल हमारा पॉसिबल हुआ करता है। आगे मूव करते हैं। प्रेडिक्टिंग वेदर अ मेटल विल रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड एंड विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस और नॉट, की कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेगी या नहीं करेगी। देखिए वही मेटल H2 गैस रिलीज कर सकती है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव हो, और ज़्यादा एक्टिव कौन सी होती हैं? जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है वो सब ज़्यादा एक्टिव है, वो सब H2 गैस रिलीज कर सकती हैं, नीचे वाली रिलीज नहीं कर सकती। अगला है एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कौन मेटल ज़्यादा एक्टिव है? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा वही मेटल ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है नर्स्ट इक्वेशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन? ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n log n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट। कई बार हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो ई सेल की वैल्यू हो जाती है 0 हो जाती है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन log Kc, और Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कई बार हमें मैक्सिमम वर्क डन बाय दिस सेल या फिर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछ लिया जाता है डेल्टा जी नोट, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। थोड़ा फील करते हैं इस टॉपिक को। जैसे कि हमें सेल दे रखा है Mg2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cu, ये सोल्ड ब्रिज है, ये सेल नोटेशन है, इस साइड ऑक्सीडेशन है, इस साइड रिडक्शन है। आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल दे रखे हैं, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। तो हमें ईएमएफ निकालनी है। अच्छा, ईएमएफ निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज करने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है 1 मोलर, और अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है मतलब नर्स्ट इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो पहले ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट में कौन है? कॉपर, कॉपर की वैल्यू है 0.34, माइनस लेफ्ट में कौन है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है? माइनस 2.37। इसको सिंपल आउट करेंगे तो 2.71 वोल्ट। एक क्वेश्चन पूछूं, क्या ये सेल पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमारा सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। आयनिक फॉर्म लिखनी है। ऑक्सीडेशन किसने शो की है? देखिए ये सोल्ड ब्रिज है, सोल्ड ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है, उसकी आयनिक फॉर्म Mg2 पॉजिटिव, राइट साइड में ये रिडक्शन है, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन देखो, Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001। डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है 10 की पावर उतनी माइनस में लिखी जा सकती है, 10 की पावर -3। बाय में Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 10 की पावर -4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -1 ऊपर जाके 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। 2.71 माइनस 0.0591, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 0.02955 आ जाएगा, और सिंपल आउट करेंगे तो 2.68 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन क्या ही बन सकता है कि यार log Kc की वैल्यू निकाल लो, है ना, log पूछा जा सकता है। log Kc क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल इंटू में n बाई 0.0591, और कितना है ई नॉट सेल? ई नॉट सेल ये रहा 2.71 वोल्ट, है ना, 2.71 इंटू में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन 2 है, बाई में 0.0591। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है बेटा? नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है, नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है भाई? डेल्टा जी नोट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी माइनस एन एफ ई नोट सेल, और एन यानी कि 2, एफ यानी फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96,500, और ई नॉट सेल बेटा ये नहीं है, ये तो ई सेल है। ई नॉट सेल कितना है? 2.71 वोल्ट। मतलब कुछ ही पूछा जाता तो हम इसको ऐसे इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता, मतलब कितनी इजीली कहीं से करंट फ्लो कर रहा है, वही बेटा जी उसकी कंडक्टेंस होती है। बट उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कहीं से करंट फ्लो कर रहा है उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर की जा रही है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एरिया। आर क्या हो जाएगा? रो एल बाय, अच्छा आर क्या हो जाएगा? एल बाय ए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ से आएगा रो। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बेटा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओहम, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओहम मीटर। अच्छा, यहाँ से अगर मैं रो का फॉर्मूला करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? आर इंटू ए बाय एल। अब एक होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा 1 बाय आर। या फिर कंडक्टेंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। कितनी आसानी से कहीं से करंट पास हो सकता है। 1 बाय आर को मैं क्या लिखता हूँ? 1 बाय रो ए बाय एल। 1 बाय रो इट्स सेल्फ अ कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। कप्पा अपने टाइम में मेरे को कटप्पा याद था, अरे सर आपके टाइम में कटप्पा थोड़ी होगा, आप तो 1947 के हो। सही कह रहे हो। चलो ए बाय एल, ए बाय एल। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स, मोह, या फिर साइमंस बोल देते हैं इसको। और कप्पा को अगर मैं यहाँ से करना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा? जी इंटू एल बाय ए। एल बाय ए इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट, और इसको जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेल की लेंथ और एरिया फिक्स होती है तो इसको बोल देते हैं सेल कॉन्स्टेंट। अच्छा, अगर ये जो कप्पा है, अच्छा यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बनाया ना, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, कप्पा जी ए बाय एल। यहाँ से कप्पा का मतलब क्या है? कप्पा का मतलब होता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर हमें इसको डिफाइन करना है, देखो किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना बहुत ईजी होता है, उसको सामने वाले के इक्वल प्रूव कर दो। और सामने वाले के इक्वल कब हो सकता है? जब इसके साथ वाले 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, एरिया भी, लेंथ भी 1 हो जाए तो हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस होती है किसी भी मटेरियल की व्हेन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी हो जाए? 1 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये है, ये हमारे पास, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लेना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी मान लेनी है? 1 सेंटीमीटर। तो पूरा वॉल्यूम कितना बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी आयंस होंगे उसकी कंडक्टेंस को ही हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं।
1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी आयंस होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है सर, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला कंसेप्ट कहाँ से आया? एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। आगे आ जाओ, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कराने के बाद जो भी हमारे पास कंडक्टिविटी बनेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बाय एम। यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट कई बार पूछ ली जाती है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन डाइल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंडक्टिविटी इज कप्पा। कप्पा 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी आयंस होंगे, अगर डाइल्यूशन कर देंगे तो ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस जो है घट जाएंगे। तो याद रखिए, अगर मैं कभी भी डाइल्यूशन करता हूँ, डाइल्यूशन करने का मतलब होता है पानी डाल देना, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी की वैल्यू घट जाती है। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बाई एम। एम इज मोलैरिटी, कप्पा इंटू 1000 एम। एम को एन बाई वी कर सकता हूँ, वी ऊपर चला जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी में और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट का रिलेशन है। अगर मैं कभी भी डाइल्यूशन करूंगा, कहीं भी हम पानी बनाएंगे, पानी डाल लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी भाई? बढ़ेगी। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, और कंसंट्रेशन एक अलग ही चीज़ हो जाती है ना। मतलब डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन कम होती है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अच्छा, अगर कंसंट्रेशन का रिलेशन पूछ लिया जाए तो कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयंस हैं। अब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर कभी भी मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी जो है, कप्पा जो है वो इंक्रीज करेगा। और अगर मैं बात करता हूँ मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? रिलेशन देख लो ना, कप्पा इंटू 1000 बाई एम। एम इज मोलर कंसंट्रेशन। अगर ये बढ़ाओगे तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा? इनवर्स का रिलेशन है। याद रखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी जो है वो घटने वाली है। यही आप लोग एक ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हो। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका ग्राफ है? ये है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज कंसंट्रेशन। देखो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी घटती जा रही है। यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ रही है बट मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू घट रही है। अच्छा, एक ग्राफ बहुत सरप्राइजिंग बिहेवियर शो करता है। किसके लिए? ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इधर देखो कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बढ़ रही है और वीक के लिए भी बढ़ रही है। वीक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, वीक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कोलरस लॉ। कोलरस लॉ किसके बारे में बात करता है बेटा? ये बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करने लग जाए या डाइल्यूशन इनफाइनाइट को अप्रोच करने लग जाए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो कटायन और अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगी। इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट की। क्यों सर, ग्राफ की हेल्प से नहीं निकाल सकते ना? नहीं निकाल सकते। कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कैसे करेगी? ये तो ऐसे हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हो, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दोगे तो ये यहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, और कंसंट्रेशन जब जीरो होने लग जाती है उस मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जा सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इससे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। आगे आ जाओ, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर। वाटर का होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब आप देखो, H पॉजिटिव कहाँ से मिल सकता है? HCl से। OH नेगेटिव कहाँ से मिल सकता है? NaOH से। H मिल गया, H मिल गया, OH मिल गया, एक्स्ट्रा क्या है? Cl एंड Na, इसको उड़ा दो तो यही है। HCl को और NaOH को जोड़ देंगे और NaCl को घटा देंगे। एक है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी? कप्पा इंटू 1000 बाई एम। कप्पा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? 0.0248 एंड मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.20। इसको सिंपल आउट करेंगे तो याद आएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl HCl CH3COO दे रखी है, आपको निकालनी है CH3COOH की। तो CH3COO इसमें है, H इसमें है, H यहाँ से मिल जाएगा, CH3COO इसमें से मिल जाएगा, इनको जोड़ दोगे, NaCl एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इसको उड़ा दोगे। तो इसको इक्वेशन देखो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। CH3COOH की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 + 3 कर दो और माइनस कर दो 1 को, कर देना भाई। यही करोगे आप लोग, 2 + 3 - 1 तो कितना आ जाएगा? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता होगा, इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाते हैं, और जब वो आयंस में टूटते हैं ना तो वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसी बारे में फैराडे जी ने बोला कि जैसे ये आयंस टूट गए, इधर उधर जा रहे हैं,
कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं, अनायन एनोड की तरफ जाते हैं। तो द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास। कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, कितना लिबरेट होगा, डिपेंड करता है मैंने कितना चार्ज पास कराया है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी। आई इंटू टी, कितना करंट कितने टाइम के लिए, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, जेड। जेड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसका फॉर्मूला होगा मोलर मास बाई एन इंटू एफ। एफ इज फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट्स। अच्छा याद रखिए टाइम हमें सेकंड्स में लेना है। विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कितना डिपॉजिट होगा कॉपर का मास। तो सबसे पहली बात देखिए, कॉपर को आयंस में तोड़ लो, Cu 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, कैटायन जाते हैं कैथोड पे, तो Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन जाएगा। W का फॉर्मूला जिट, विनिंग मतलब जीतना। Z का मतलब क्या होता है, मोलर मास बाय NF इंटू में I इंटू में T। Z मोलर मास कितना है कॉपर का 63.5, एन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, फैराडे कांस्टेंट 96,500, आई कितना करंट है 1.5 एम्पियर, टाइम कितना है 10 मिनट्स है, बट टाइम आपने सेकंड्स में लेना है, तो 600 सेकंड्स हो गया। इसको सिंपल आउट करोगे 0.2938 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ ने क्या बोला कि अगर आप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लो और उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो क्या सेम अमाउंट डिपॉजिट होगा। पहला लॉ क्या बोल रहा है, जितना करंट पास कराओगे, जितना चार्ज पास कराओगे, उतना सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। अब आपने 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, दोनों में से बराबर करंट पास कराया, क्या दो सेम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, क्या सबके सेम मार्क्स आएंगे, ऑब्वियसली नोट। तो खुद की भी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो यही है फैराडे का सेकंड लॉ, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में कनेक्ट करूं और उनमें सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं, तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट पे। Ag कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। Cu कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। आगे मूव करते हैं, बैटरीज। बैटरीज किसे कहते हैं, जब बहुत सारे सेल को आप कनेक्ट कर देते हो, है ना। दीज आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मे हैव 1 और मोर सेल कनेक्टेड इन सीरीज। गुड क्वालिटी बैटरी शुड बी लाइट, कॉम्पैक्ट एंड इट्स वोल्टेज शुडंट वेरी ड्यूरिंग इट्स यूज। इसकी वोल्टेज को वेरी नहीं करना चाहिए। 3 तरह की बैटरी होती है, प्राइमरी जो नॉन रिचार्जेबल है, सेकेंडरी जो रिचार्जेबल है, और एक होती है फ्यूल। फ्यूल में मतलब क्या होता है कि आप फ्यूल का यूज करते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनकी खास बात क्या होती है, ये नॉन पोल्यूटिंग होते हैं। चलो, प्राइमरी बैटरी में क्या है, रिएक्शन अकर ओनली वंस आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बैटरी बिकम्स डेड एंड कांट बी रीयूज्ड अगेन। तो सबसे पहले हमारे पास ड्राई सेल है, इसको लेक लेंके सेल बोलते हैं। ये इस तरह का सेल होता है, इसको पेंसिल सेल भी हम लोग बोल सकते हैं। एनोड पे जिंक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देकर Zn2 पॉजिटिव बन जाएगा। कैथोड पे MnO2 है, NH4 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या बन जाएगा, Mn2O3 2NH3 H2O। और इसकी वोल्टेज वेरी करती है फ्रॉम 1.3 टू 1.5 वोल्टेज, क्योंकि रिएक्शन आयनिक है। ऑन दी अदर हैंड एक मर्क्यूरी सेल होता है। मर्क्यूरी सेल क्या होता है, बटन सेल जो घड़ियों में डाला जाता है ना। इसमें एनोड पर क्या होता है, Zn 2H पॉजिटिव, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या बन जाएगा, ZnO प्लस H2O। कैथोड पर क्या होने वाला है, HgO प्लस H2O 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये लॉस हुआ, इधर ये गेन हो जाएगा, ये बन जाएगा Hg प्लस 2OH नेगेटिव। अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन में देखो तो कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है। सिंस कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी रिएक्शन नॉन आयनिक होगी। नॉन आयनिक होगी तो इसकी वोल्टेज वेरी नहीं करने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल होती हैं, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना। इसमें बेटा 3 इलेक्ट्रोड्स लेड की होती हैं, और ये लेड की प्लेट एनोड का काम करती हैं। फिर 3 लेड ऑक्साइड की होती हैं जो कैथोड का काम करती हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% H2SO4 सॉल्यूशन। अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूँ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो लेड 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, PbSO4। एट कैथोड पे क्या हो जाएगा, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी 4H पॉजिटिव, ये सारे के सारे जुड़ के PbSO4 एंड 2H2 बन जाएगा। और यहाँ से ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ये है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। रिचार्जिंग में क्या हो जाएगा, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। एनोड पर क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा और ये राइट में, है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, और आगे बात करें इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स, पावर इन्वर्टर्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल को मोस्ट फ्यूचरिस्टिक सेल बोल सकते हैं। केमिकल एनर्जी फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, है ना, इनसे आप लोग बिजली बनाओगे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसमें एक तरफ से H2 गैस डाली जाती है, एक तरफ से O2 गैस डाली जाती है, और अंदर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है जो NaOH QOH हो सकता है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड से पहले एनोड पर क्या होगा, हमने ऊपर कर लेनी चाहिए इस रिएक्शन को। एनोड पर क्या होगा, वेरी गुड, जस्ट अ मिनट।
कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहली बात एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पहले ना, 2s2 चार इलेक्ट्रॉन दे देगा, 4OH नेगेटिव के साथ जुड़ के 4h2 बन जाएगा। कैथोड की साइड से क्या है, O2 है, O2 यहाँ से 4h2 में से 2h2 लेगा और चार इलेक्ट्रॉन लेगा, बन जाएगा 4OH नेगेटिव। अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, 2h2 से 2h2, 2h2 प्लस O2 प्लस 2h2 बन जाएगा। और ये बहुत बढ़िया सेल है, 70% एफिशिएंसी है, किसी की भी 70% एफिशिएंसी नहीं होती है, और नॉन पोल्यूटिंग है, और इसका साइड प्रोडक्ट भी वाटर है जिसका ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज, है ना, किसी भी मेटल का धीरे धीरे खत्म हो जाना। ये आप लोगों ने आई थिंक 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कोरोजन नाम का टॉपिक। और सिल्वर जो है वो थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है, कॉपर जो है थोड़ा ग्रीन हो जाता है, और जो आयरन है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। और आयरन के केस में इसका स्पेसिफिक नेम होता है रस्ट, है ना, और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3xH2O, और नाम होता है इसका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला इंप्योरिटीज, अगर इंप्योरिटी ज़्यादा होगी जंग जल्दी लगेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होंगे तब भी जंग जल्दी लगेगा। प्रेजेंस ऑफ CO2 होगा, मतलब कुछ भी यार चीज़ है तो वो बढ़ाएगा ही, ठीक है। पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज, अगर कोई मेटल ज़्यादा एक्टिव है तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग है तो वो मेटल प्रोटेक्ट की जा सकती है। प्रिवेंशन, कोरिजन से बचाया कैसे जा सकता है, बैरियर प्रोटेक्शन कर दो, उसके ऊपर आप लोग क्या कर दो, पेंट वगैरह कर दो, ग्रीस कर दो, है ना। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, उस मेटल की जगह किसी और की बलि दे दो, जैसे कि आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक का यूज़ किया जाता है। कैथोडिक प्रोटेक्शन भी जस्ट लाइक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ही होता है। इसका यूज़ किया जाता है पेट्रोल पंप्स के अंदर, या फिर जो वाटर सप्लाई होती है, तो जो पानी की पाइप होती है वो लोहे की है, उसको तो जंग लग जाएगा, फिर उसको बचाए कैसे, मैग्नीशियम वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। एंटी रस्ट सोल्यूशन भी मेटल को खराब होने से बचा देते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा सारे का सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें।